हेलो क्लास। तो कल वाला जो टॉपिक था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम करा रहे थे, तो उसी की हम बात करते हैं अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, ताकि ये न्यूमेरिकल किस तरह से आपको करने हैं ये आपको पता चल जाएगा। सारे फॉर्मूलेज बेटा अगर आपको याद हैं और आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, जी को क्या बोलते हैं, जी स्टार को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी क्या होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमको वो चीज़ समझ में नहीं आती कि ये दिया क्या हुआ है, कभी कभी लैंग्वेज इस तरह से होती है। तो अगर आपको उसकी यूनिट पता है तो आप इजीली उसको पता कर सकते हो कि एक चीज़ क्या होगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है, हमें कुछ नहीं पता इसमें क्या दे रखा है, तो बहुत ध्यान से चीज़ें पढ़नी है। चलिए पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन इज दिस। तो ये ओम है, तो ये रेजिस्टेंस है, तो ये हमको क्या मिल गया है, R1 रेजिस्टेंस मिल गया है। और ये फिल्ड विथ इतने आपका एक सॉल्यूशन है, KCl सॉल्यूशन है, उसका जो कंडक्टिव कंसंट्रेशन है वो ये है, तो हमको C1 पता है और हमको R1 पता चल गया। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल विल when filled with 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन इज 520। अगर क्या होता है, सेल आपका सेम ही है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर दी है। अब जो कंसंट्रेशन है वो 0.02 मोल लीटर इनवर्स है और उसका रेजिस्टेंस कितना मिला हमें, 520 ओम। हमें क्या मिल गया, ये R2 मिल गया है। ये चीज़ें आप क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तब देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा होती है। मोलर कंडक्टिविटी यानी कि आपका लैम्बडा है, इसको लैम्बडा बोला गया है। वैसे हमें लैम्बडा ये पता है ये होता है, लेकिन इसको लैम्बडा बोला गया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल। मतलब हमें C2 और R2 से रिलेटेड इनसे क्या निकालनी है, इन्हीं की क्या निकालनी है, मैं कंडक्टिविटी निकालनी है, मैंने कंडक्टिविटी ऑफ 2 निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 निकालनी है। सीधी बात, दूसरे वाले फॉर्मेट में जो चीज़ें दी हुई हैं, दूसरी वाली कंसंट्रेशन के टाइम पे जितनी आपकी कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी होगी, वो हमें यहाँ पे पता करनी है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोल लीटर इनवर्स KCl सॉल्यूशन इज दिस। और पहला वाला जो है R1 वाला और C1 वाले कंसंट्रेशन के टाइम पे जो कंडक्टिविटी आई है वो है आपकी 1.29 साइमन पर मीटर। तो ये हमें हमारा कप्पा 1 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब आप सबसे पहले देखोगे कंडक्टिविटी अगर हमें निकालनी है 0.2 की, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, G स्टार देख लूँ, G स्टार R, G स्टार अपॉन R। यही क्या होती है हमारी कंडक्टिविटी का क्या होगा, फॉर्मूला होगा। और G स्टार क्या है यहाँ पे, G स्टार यहाँ पे क्या है आपका, G स्टार है यहाँ पे सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सेल कांस्टेंट हमें दिया हुआ है और हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो क्या हम उससे निकाल सकते हैं अपना क्या बोलते हैं, आपकी कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। या कंडक्टिविटी दी, ये तो आपको 2 की निकालनी है हमें। ठीक है, 1 की हमें ये तीनों चीज़ें पता हैं, क्या पता है हमें तीनों चीज़ें। फर्स्ट की हमें क्या तीनों चीज़ें पता हैं, नहीं पता ना। दूसरे के लिए अगर हमें K2 निकालना है तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये जो सेल कांस्टेंट है वो पूरा क्या सेल का सेम रहेगा, क्योंकि सेल कांस्टेंट क्या होता है आपका, ये होता है L/A। और ये तो आपके पूरी रिएक्शन में सेम ही रहेगा। क्या होता है, लेंथ, आपके इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस L और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो G0 है, G स्टार मैं बोलूँ, वो क्या होगा आपके पूरे सेल में सेम ही होगा। ऐसे तो है नहीं आपने अगर कंसंट्रेशन चेंज कर दी है या अगर आपने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया है उसकी वजह से ये चेंज हो रहा हो, ये चेंज नहीं होगा, ये तो वही रहेगा आपकी लंबाई। कमरे में आप पेंट कुछ और कर दो, AC लगा दो, कुछ लगा दो, लेकिन कमरे की हाइट और जो लेंथ है वो तो वही रहेगी ना बेटा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। इसीलिए आपका जो सेल है, सेल का जो L और A है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये आपका L हो गया, ये डिस्टेंस, और A आपकी क्या होगा, इसकी मोटाई। तो ये जो A है आपका क्रॉस सेक्शन और एरिया वो क्या होगा, सेम होगा। अब हम पहले का G स्टार निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले केस में हमें क्या पता है, कंडक्टिविटी पता है और पहले केस का रेजिस्टेंस पता है, तो उससे हम G स्टार निकाल सकते हैं। तो पहले केस के लिए आपका सेल कांस्टेंट G स्टार हो जाएगा, आपकी कंडक्टिविटी क्या दे रखी है, 1.29 इंटू
ओम की वैल्यू क्या दे रखी है 100 ओम। तो आपको जो वैल्यू मिली दैट इज 129 मीटर इनवर्स। अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स। कोई डाउट यहाँ तक? आई होप नहीं होना चाहिए, हम लाइन पे ही चल रहे हैं। अब क्या है, अब हमें यहाँ से G स्टार पता चल गया है और हमें K2 निकालना है और R2 हमें दिया हुआ है। R2 कितना दिया हुआ है हमें 520 ओम दिया हुआ है। G स्टार अभी हमने निकाला 1.29 सेंटीमीटर कहूँ या 129 मीटर इनवर्स करूँ, यहाँ से हमें G स्टार पता है। तो क्या हम दूसरे वाले सॉल्यूशन की, जब हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.02 कर दी है, क्या उस समय के केस में मैं कंडक्टिविटी निकाल सकती हूँ, K2 निकाल सकती हूँ? तो K2 क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल्स टू आपके 0.02 कंसंट्रेशन के टाइम पे जो कंडक्टिविटी है वो हो जाएगी आपकी G स्टार अपॉन R। G स्टार हमने ऊपर से रख दिया, R हमारा ये 520 दिया हुआ है, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 0.248 साइमन मीटर इनवर्स। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कप्पा की हमें यूनिट पता ही है, साइमन में होती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक मिस्टेक कर रखी इन लोगों ने, सेल कांस्टेंट को L अपॉन A से निकाल दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। जब हमें जो चीज़ निकालनी होती है उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेना चाहिए, ताकि हमको पता चलता है कि क्या चीज़ हमें निकालनी है, क्या चीज़ हमें दी हुई है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, K अपॉन C। C कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेशन भी दी हुई है, दैट इज 0.02 यही दी हुई है, और कप्पा अभी हमने निकाल लिया कंडक्टिविटी। तो अब यहाँ से क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जो आपकी कंसंट्रेशन है वो किस में दी हुई है, आपको मोल लीटर इनवर्स में दी हुई है, जबकि जो आपका कप्पा निकला है, अगर मीटर में रखो या सेंटीमीटर में रखो, किसी में भी आप रख सकते हो। अगर मैं मीटर में रख रही हूँ, कप्पा आपका ये गया कप्पा मीटर में, तो मैंने आपकी यहाँ पे कप्पा की वैल्यू रख दी। अब आपको क्या करना है, इसको लीटर इनवर्स में आपको जो कंसंट्रेशन दे रखी है उसको आपको चेंज करना है मीटर क्यूब के अंदर, क्योंकि नीचे क्या है आपका, यहाँ पे मीटर है, कप्पा की वैल्यू किस में ले रहे हैं हम, मीटर में ले रहे हैं। ये मीटर में, ये कप्पा की वैल्यू आपकी, तो ये मीटर में निकली थी, मीटर इनवर्स में निकली है। तो हमें क्या करना है, लीटर इनवर्स को भी किस में चेंज करना होगा, मीटर इनवर्स में चेंज करना होगा। अब देखो यहाँ पे कैसे चेंज करना है, ये देखिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ डायरेक्ट आपका, जैसे 0.02 मोल लीटर इनवर्स। अब ये टर्म कहाँ से आई ये हमें नहीं पता, तो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे आई है। 0.02 मोल लीटर इनवर्स है, मैं इसको नीचे लिख सकती हूँ लीटर को। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 नीचे और उसका मीटर क्यूब। ठीक है, या हम कह रहे हैं कि 0.00 मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी, अगर मैं लीटर की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ दैट इज 0.02। कुछ टर्म्स बेटा आपको याद करनी पड़ेंगी, ये जो कन्वर्ट करने वाली होती हैं। यहाँ पे मैंने लीटर की वैल्यू रख दी, दैट इज मीटर क्यूब इंटू 1000। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 1000। ये मैथ बायो वालों के लिए स्पेशली मैं इतना डिटेल में मैथ करवा रही हूँ आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई इंटू 0.02 इंटू मोल आपका एज इट इज। अब ये मीटर क्यूब है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मीटर माइनस क्यूब। तो यही आपको ये वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू आ गई 20 मोल मीटर माइनस क्यूब। ठीक है, अब आप यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दोगे। यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया है, इसको 20 से ये 248 इजीली कट जाएगा। यहाँ पे देखो ना 0.248 है, वो इजीली कट जाए इसलिए क्या कर दिया है, उसको 10 टू द पावर में चेंज कर दिया है। तो आपको यहाँ पे कट पिटा के जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 124 इंटू 10 टू द पावर -4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपको एक और टाइप, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। यहाँ पे आप इसको ऐसे करके छोड़ सकते हो, बिल्कुल आंसर खत्म हो गया है। अब इसमें क्या दे रखा है कि अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर यहाँ मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर में आए, तो वो आगे आपकी फर्दर क्या कर रखी है, कैलकुलेशन कर रखी है। अल्टरनेटिवली अगर आप सेंटीमीटर में आंसर चाह रहे हो तो आप इस तरह से उसको सॉल्व करोगे। अब आप देख लो आपको किस में सॉल्व करना है, मीटर स्क्वायर में। आई थिंक मीटर में इजीली रह रहा है आंसर, तो आप इसमें यहाँ पे करके इसको ख़त्म कर सकते हो यहाँ पे आंसर। आई होप क्लियर है बेटा। यहाँ पे बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब हम 12th बोर्ड में कर रहे हैं तो उसमें स्टेप मार्किंग होती है।
अगर आप वैल्यूज़ वगैरह निकाल के अगर यहाँ पे जैसे अटक जाते हो, आपने लीटर इन्वर्स में चेंज नहीं किया, आपको नहीं आया चेंज कैसे करना है, तो आप यहाँ तक भी इसकी वैल्यू रख दोगे ना, तो वैल्यू रख के आप यहाँ पे आपने अगर आंसर नहीं निकाला है, तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो डेफिनेटली आपको 2.5 मार्क्स दे ही देगा, क्योंकि क्या होती है स्टेप मार्किंग होती है। तो आप है ना ये निश्चिंत रहिए। लेकिन जो नीट और जेई वाले बच्चे हैं उनको क्या होते हैं ऑप्शंस आते हैं, तो ऑप्शन में थोड़ी ऐसा होता है, तो ऑप्शंस में आपको तो आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उन लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आप इसको कर सकते हो। इसमें आर की टर्म्स में दिया हुआ है, आपको रो निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपका ये खत्म हो रहा है। ये बीच में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे खत्म हो रहा है ये कॉल्स रॉ के साथ, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी सा टॉपिक है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं। तो मैं ये टॉपिक आपका अभी फ़िलहाल छोड़ रही हूँ, जी हाँ, मैं ये टॉपिक छोड़ रही हूँ। जब आप क्लास में आ जाएंगे तब मैं डेफिनेटली ये टॉपिक आपको करा दूंगी, क्योंकि ये टॉपिक है ना, अगर मैं वीडियो में आपको समझाती हूँ तो आपके दाएं दाएं मेरे पर मैसेज आने लग जाएंगे, मैम ये कैसे हुआ, ये कैसे आया, वो कैसे आया, क्योंकि इतना डिटेल में मैं यहाँ पे आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी जितना कि मैं आपको क्लास में बैठ के कर पाएंगे। क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो हमारी 11th में रिलेटेड हैं, ये वाली जो टर्म्स हैं अभी, और 11th में हमने ढंग से पढ़ी नहीं थी ये सब चीज़ें, तो इसलिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आते हैं इस चैप्टर में, ठीक है, इस टॉपिक में। तो ये वाला टॉपिक मैं स्किप करके आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। ये मैं आपका स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बहस दूँ, ठीक है। तो जिसमें इसमें जो पिछला वाला टॉपिक था जो मैं आपको छोड़ रही हूँ, मैं उसमें आपको लिखवा के फिर एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी भी मैंने अगर अपने नोट्स भेज दिए आपको फ़ोटो खींच के, तो भी आपको नहीं समझ में आना है कि मैम ये कैसे हो गया, कहाँ से हो गया, ठीक है बेटा। तो ये मैं आपको जब आप क्लास में आएंगे या जब हमारी ऑफलाइन क्लास होगी तब मैं आपको ये कवर करा दूँगी, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड सेल था हमारा, वो आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें क्या करते थे हम, कोई एनर्जी नहीं देके क्या करते थे, गैल्वेनिक सेल था जो आपका, जो इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से हो रहा था, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल जो थे, उसमें क्या था, आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे थे, वो आपका यहाँ पे अब खत्म हो गया है। तो अब जो दूसरे टाइप का सेल है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है आपका, एक तो सबसे पहली बात कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा उसको एनर्जी देनी होती है, एनर्जी देते हैं जिसकी वजह से जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो पॉजिटिव में आ जाती है, क्या आती है, वो पॉजिटिव में आती है। और ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं इसके अंदर, तब इसके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। ये वही चीज़ है जब हमारी लाइट आ जाती है और लाइट आने की वजह से हमारी बैटरी क्या होती है, वापस से चार्ज हो जाती है। जी हाँ, हमारी बैटरी क्या होती है, वापस से चार्ज हो जाती है। और जब लाइट चली जाती है तो रिएक्शंस करके वो क्या बनाता था, इलेक्ट्रिसिटी बनाता था, ठीक है। तो पहले केस में क्या हो रहा है कि जब हम लाइट आ रही है, हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, तो वो काम करता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वजह से। और जब लाइट चली जाती है तो वो जो एनर्जी बनी है वो रिएक्शन के थ्रू हमारे पास वापस से मिल जाती है। जब रिएक्शन होती है तो वापस हमें एनर्जी मिल जाती है। तो केमिकल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती हुई दिखती है, ठीक है। तो इस तरह से चेंज है। तो वहाँ ये खत्म हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस बेटा आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, हमने किया था, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था। दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव आपकी वो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई हो, नेगेटिव आपकी वो जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई हो। यहाँ पे हम क्या डालते हैं, वाटर आपका भरा हुआ है यहाँ पे H2O, ठीक है। और थोड़ा से अमाउंट में क्या डालते हैं, एसिड डालते हैं। आप H2SO4 एसिड डाल सकते हो। उसकी वजह से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है आपका H2O, चेंज हो जाता है H2 प्लस O2 गैस के अंदर। जी हाँ, ये वही इलेक्ट्रोलाइसिस है। और यहाँ पे हम अपनी जो ट्यूब है उसको उल्टी करके रखते हैं और यहाँ पे क्या होती है, गैस भर जाती है आपकी। यहाँ पे पॉजिटिव पे कौन सी आएगी,
ये आपकी नेगेटिव होती है, ये आपकी पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव पे कौन सी जाएगी, नेगेटिव गैस जाएगी, मतलब यहाँ पे O2 गैस कलेक्ट होती है और यहाँ पे आपकी H2 गैस कलेक्ट होती है। ये हम बहुत पहले भी 9th में 10th में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उसी बेस पे आपका क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो यहाँ पे क्या दिया हमने, जब बैटरी दी तो बैटरी की वजह से क्या हुआ, करंट दिया, करंट की वजह से क्या हुआ, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपकी जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हुई और हमें क्या मिला, यहाँ पे रिएक्शंस हुई, ठीक है, यहाँ पे हमें गैसेस मिली, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिएक्शंस हुई, आपने जब इलेक्ट्रिसिटी दी, अब इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, क्या हो रहा है, चलिए पढ़ते हैं। इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, मतलब एक आपका एक्सटर्नल सोर्स लगाया जाता है वोल्टेज का, जिसकी वजह से आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आर ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लेबोरेटरी एंड द केमिकल इंडस्ट्री, इसका बहुत अच्छे से यूज होता है। ऑन वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर स्ट्रिप डिप्ड इन एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसमें क्या होता है, 2 आपकी क्या है, ये कॉपर की स्ट्रिप है, ये भी कॉपर की है, ये भी कॉपर की है, और ये आपकी डिप्ड है एक कॉपर सॉल्यूशन के, कॉपर सॉल्यूशन CuSO4 के अंदर, ठीक है। इफ अ DC वोल्टेज इज अप्लाइड टू द 2 इलेक्ट्रोड्स देन Cu+2 आयन डिस्चार्ज एट कैथोड। कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज, कैथोड हमारा, अगर मैं मान लूँ कि ये कैथोड है तो मतलब ये क्या है, नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, एंड दिस इज योर कैथोड, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये आपके बैटरी के पॉजिटिव से टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो ये आपका क्या बन गया है, एनोड बन गया है, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज जो आपका कैथोड है, तो Cu+2 आयंस क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से ये आपका ब्रेक हो जाएगा Cu+2 और आपका SO4-2 के अंदर। तो Cu+2 आयंस जो होंगे वो कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, आपके यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे आपके कैथोड पे, ठीक है। एंड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे Cu है आपका, जब टूटेगा तो Cu+2 कैसे बना, उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया और आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, Cu बन गया। दोबारा समझते हैं इसको, ये जो Cu+2 सॉल्यूशन से बना, ये जो Cu+2 आपका सॉल्यूशन से बना, उसने क्या किया, आपके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। तो ये कॉपर मेटल कहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, आपके कैथोड पे। वही बात है, वहाँ पे भी क्या होते थे, चार्ज आ रहा है तो मतलब क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, चार्ज अगर फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हुआ, जैसे ही ये Cu+2 आपका इलेक्ट्रिसिटी आपने फ्लो करी, Cu+2 ये आपका ब्रेक हो गया प्लस में और माइनस में, CuSO4 आपका ब्रेक हो गया प्लस और माइनस में, और यहाँ पे आके ये कैथोड के पास चला जाएगा, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और Cu+2 क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही वो कैथोड के पास पहुँचेगा, वहाँ पे उसको क्या मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हुए दिख जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा, कॉपर सॉलिड बन जाएगा, और कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, उसी आपकी कैथोड पे। At the anode, copper is converted into Cu+2 ions by the reaction। और एनोड पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे Cu की रॉड थी, Cu की रॉड यहाँ पे एनोड पे क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, और ये लूज इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। अब इसमें आपने देखा, उसमें हमारे क्या थे, 2 अलग अलग चैम्बर्स थे, 2 अलग अलग चैम्बर्स में एक इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से घूमता हुआ उसके पास गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं, और आपका क्या हो रहा है, यही Cu जो है ये आपका एक ही कंटेनर्स के अंदर है। तो एक कंटेनर के अंदर ही क्या हो रही है, पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे आपको सॉल्ट ब्रिज लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयंस क्या हो रहे हैं, एक ही जगह ही न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। समझ रहे हो बात, दोबारा एक्सप्लेन करूँ, इसमें पहले आपको ये बता दिया है, बल्कि पहले आपको यहाँ पे एनोड बताना चाहिए कि एनोड पे क्या हो रहा है। ये जो Cu की इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्या कर रही है, यहाँ पे आके Cu+ में टूट रही है, Cu+ आपका यहाँ पे नीचे आता है, और ये इलेक्ट्रॉन आपके मूव करते हुए कहाँ जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, और यहाँ पे भी Cu+2 आयंस क्या होते हैं, इसके पास अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपकी 2 रिएक्शन होती है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, आपका कैथोड पे, और लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, एनोड पे। ये हमने पहले भी देखा था। यहाँ पे एनोड हमारा क्या था, जिंक था, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 बन रहा था, और यहाँ पे हमारा कॉपर जो था कैथोड के अंदर Cu+2 आपके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके
कॉपर बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही जगह आपकी पूरी रिएक्शन हो रही है। दस कॉपर इज डिजॉल्व दैट इज ऑक्सीडाइज एट एनोड। तो ये वाला कॉपर क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। वहाँ पे आपका जिंक घट रहा था, यहाँ पे आपकी कॉपर वाली इलेक्ट्रोड जो एनोड पे लगी हुई है वो आपकी घट रही है। एंड डिपोजिटेड रिड्यूस्ड, ठीक है। और कहाँ पे इकट्ठी हो रही है, आपकी कैथोड पे हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन करके वो रिड्यूस हो रही है और यहाँ पे आके आपकी इकट्ठी हो रही है। दिस इज द बेसिस फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज इन विच इम्प्योर कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑफ हाई प्योरिटी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपका इम्प्योर कॉपर है वो क्या करते हैं, उसको हम हाई प्योरिटी वाले कॉपर में चेंज करते हैं। तो यहाँ से आपके जो कॉपर +2 रिलीज हुआ वो वहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे और यहाँ पे क्या हो गया, प्योर कॉपर आपका इकट्ठा होता गया। तो ये जो प्रोसेस है ये आपके क्या काम आता है, क्या काम आता है, प्यूरिफिकेशन के लिए। आपके जो मेटल्स वगैरह हैं उनको प्योर करने के लिए काम आता है। इम्प्योर मेटल्स को आप प्योर में चेंज कर सकते हो। द इम्प्योर कॉपर इज मेड एन एनोड। तो जो हमारा इम्प्योर कॉपर है उसको एनोड पे बनाया जाता है। अब एनोड पे क्या होंगी, इम्प्योर में तो बहुत सारी और भी उस इम्प्योरिटीज़ होंगी, लेकिन वहाँ से जो ब्रेक होगा वो क्या होगा, Cu+2 अगर ब्रेक हुआ आपका तो वो कहाँ जाएगा, आपके कैथोड पे जाएगा और यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका Cu बनता जाएगा, ठीक है। Impure copper is made an anode that dissolve on passing current and pure copper is deposit at the cathode। बहुत सिंपल है कि यहाँ से क्या होता है, एनोड आपका टूट रहा है Cu+2 में और वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके आपका प्योर कॉपर में वो चेंज हो रहा है कैथोड पे आके। मैनी मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन और देयर रेस्पेक्टिवली कैटायन where no suitable chemical reducing agent are available for this purpose। तो ये जो आपकी कुछ मेटल है जैसे मैग्नीशियम है, सोडियम है और आपका एल्यूमिनियम है, इन सब चीज़ों के प्योर करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई और अदर केमिकल रिएजेंट आपका नहीं मिलता है जो कि क्या कर सके, इनको रिड्यूस कर सके। तो ये आपस में एक दूसरे को ही रिड्यूस कर लेती हैं एक में ही, मतलब उस Na ने दूसरी अपन के उसको रिड्यूस करके अच्छा वाला प्योर वाला मेटल बना दिया। सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड्स एंड एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड। ये आपका 6th चैप्टर जो है उसमें हम ये पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रियोलाइट, ठीक है। तो ये वाला जो डिटेल में टॉपिक है ये हम क्या पढ़ेंगे 6th चैप्टर में, कि किस तरह से आप इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में चेंज करते हो। आई होप ये चीज़ समझ में आई है। और कभी कभार पता है क्या होता है इस रिएक्शन में, एक चीज़ और बता दूं, कभी कभार यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, नॉन रिएक्टिव मेटल होती हैं। तो उसमें भी क्या होता है, इसी तरह का प्रोसेस होता है। और आपकी नॉन रिएक्टिव मेटल में आपकी प्लेटिनम आ गई, सिल्वर आ गई, ठीक है, Au, ठीक है, इस तरह से Ag, ये वाली जो आपकी मेटल्स होती हैं नॉन रिएक्टिव मेटल्स वो आपकी काम करती हैं। इस समय क्या है, आपका टैंक जो है, जो पहले वाली सिचुएशन थी, इस समय यहाँ पे आपका टैंक क्या था, वो नॉन रिएक्टिव टैंक की तरह से बिहेव कर रहा था। तो क्योंकि उसने कोई अपना वो नहीं दिखाया कि उसने अपनी मेटल रिलीज़ कर दी, तो जो आपका टैंक था पहले केस में जिसमें कॉपर की दोनों रॉड थी हमारी, उसमें जो आपका टैंक था वो क्या था, नॉन रिएक्टिव था, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत सिंपल है, दूसरे कंपेयर में ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब इसमें है क्वांटिटिवली एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगेन आपको एक फॉर्मूला मिलने वाला है Q = IT, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ आई थिंक उसकी स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे इसी पे बेस्ड आपका फॉर्मूला होगा। फैराडे लॉ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ये इसने 2 लॉ आपको दिए हैं, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।